नमस्कार। आज हम भारत सरकार की जो नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है सीसीटीएस, उस पर थोड़ी बात करेंगे। खासकर जो बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य तय किए गए हैं उन पर। हमारे पास काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर मतलब सीईईडब्ल्यू का एक विश्लेषण है इस पर। हाँ। और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लक्ष्य काफी हैं, मतलब क्या ये पर्याप्त रूप से महत्वाकांक्षी हैं? हाँ, और सीईईडब्ल्यू का जो नजरिया है वो ये कि इसकी महत्वाकांक्षा को किसी एक कंपनी या एक सेक्टर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, अच्छा, तो फिर कैसे? बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर देखना चाहिए। दिलचस्प। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। सरकार ने सीसीटीएस में 8 भारी उद्योगों को शामिल किया है, जैसे एल्यूमिनियम, सीमेंट, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह। हाँ, और इनके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्य रखे हैं, मतलब प्रति यूनिट उत्पादन पर कितना उत्सर्जन। तो सवाल वही है, क्या ये लक्ष्य काफी सख्त हैं? यहीं पर सीईडब्ल्यू का विश्लेषण, जैसा आपने कहा, दिलचस्प हो जाता है। उनका कहना है कि हमें सिर्फ एक फैक्ट्री या एक सेक्टर को नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर जो कुल असर पड़ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और ये शायद भारत की जो पिछली योजना थी, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड यानी पैट, उसके अनुभव से आ रही है। वो तो ऊर्जा दक्षता पर थी। बिल्कुल। पैट योजना का जो विश्लेषण हुआ उससे काफी कुछ सीखने को मिला। देखा जाए तो उसमें ये देखा कि हाँ, कुछ कंपनियों की ऊर्जा तीव्रता बढ़ी भी, मतलब प्रति यूनिट उत्पादन पर उन्होंने ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल की, कुछ की घटी। सेक्टर लेवल पर भी शायद मिला जुला असर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब सबको मिलाकर, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखा गया, तो क्या निकला? तो ये निकला कि कुल मिलाकर देश ने समान आर्थिक उत्पादन के लिए कम ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब भले ही हर कोई बेहतर नहीं हुआ, पर ओवरऑल सिस्टम ने काम किया। हाँ, बिल्कुल। बाजार का जो तंत्र था, जैसे सर्टिफिकेट ट्रेडिंग, उसने काम किया। जिनको अपने यहाँ बदलाव करना महंगा पड़ रहा था, उन्होंने दूसरों से सर्टिफिकेट खरीद लिए। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था के लेवल पर ऊर्जा की बचत हुई। तो पैट का ये अनुभव, ये हमें सीसीटीएस के लिए क्या सबक दे रहा है? देखिए, ये एक बहुत अहम बात बताता है कि ऐसे जो ट्रेडिंग स्कीम्स होती हैं, उनका असली मकसद पूरी अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव डालना होता है। सीईडब्ल्यू के मुताबिक ये जो अलग-अलग सेक्टर के लक्ष्य होते हैं ना, ये ज्यादातर ये तय करते हैं कि पैसा किधर जाएगा, मतलब कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा। बजाय इसके कि कुल उत्सर्जन कितना कम होगा। हाँ, वो उतना तय नहीं करते। वो तो ओवरऑल कैप या पूरी स्कीम के डिजाइन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अगर हम अलग-अलग सेक्टर के लक्ष्यों को सीधे तौर पर उनकी सख्ती के लिए नहीं माप रहे हैं, तो फिर सीसीटीएस लक्ष्यों की महत्वाकांक्षा का अंदाजा कैसे लगाया जाए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। सीडब्ल्यू कहता है कि पिछले प्रदर्शन से तुलना करना सही तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में और बेहतर करना है ना? हाँ, तो पुराने रिकॉर्ड से तुलना करना तो मतलब वो काफी नहीं होगा। सही बात है। तो फिर बेंचमार्क क्या हो? तुलना होनी चाहिए भारत के भविष्य के रास्ते से, मतलब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय वादे हैं, जैसे एनडीसी, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। पेरिस समझौते वाले? हाँ, और जो हमारा 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य है, उस रास्ते के हिसाब से हमें कहाँ होना चाहिए, उससे तुलना करनी होगी। तो क्या इस तुलना के लिए हमारे पास कोई आंकड़े हैं? सीईडब्ल्यू की मॉडलिंग कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, सीईडब्ल्यू की मॉडलिंग के अनुसार अगर भारत को अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करना है, तो 2025 और 2030 के बीच हाँ, भारत के ऊर्जा क्षेत्र की CO2 उत्सर्जन तीव्रता यानी प्रति जीडीपी इकाई उत्सर्जन, उसमें सालाना औसतन 3.44% की कमी आनी चाहिए। करीब 3.5% सालाना ऊर्जा क्षेत्र में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या? क्योंकि सीजीटीएस के ज्यादातर लक्ष्य तो इसी सेक्टर के लिए हैं। हाँ, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मूल्य वर्धन की उत्सर्जन तीव्रता, जिसे आईवा कहते हैं, हाँ, मतलब हर रुपए की वैल्यू एडिशन पर कितना उत्सर्जन। उसमें इसी दौरान यानी 2025 से 2030 के बीच सालाना कम से कम 2.53% की गिरावट की जरूरत होगी। अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2.5%, ये ऊर्जा क्षेत्र से कम है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद उद्योग बिजली सेक्टर की तुलना में थोड़ी धीमी गति से डीकार्बनाइज हो। शायद बिजली में उत्सर्जन घटाने के सस्ते विकल्प अभी ज्यादा उपलब्ध हो। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, जो सीटीसी के लक्ष्य अभी तय हुए हैं इन 8 सेक्टरों के लिए। हाँ, उनके आधार पर आईवा में सालाना कितनी कमी का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, जो शुरुआती अनुमान है उनके हिसाब से 2023-24 और 2026-27 के बीच
ये कमी लगभग 1.68% प्रतिवर्ष हो सकती है। ओ, तो एक तरफ जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 2.53% की और ऊर्जा में 3.44% की, और इन सेक्टरों के लिए अनुमान है सिर्फ 1.68% का। हाँ, ये तो मतलब काफी बड़ा अंतर दिख रहा है। इसका क्या मतलब निकाले फिर? देखिए ये एकदम सीधी तुलना तो नहीं है, क्योंकि CCTS में जो फैक्ट्रियां शामिल हैं वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन अभी हमारे पास तुलना करने के लिए यही सबसे करीबी पैमाना है, और शुरुआती संकेत हाँ यही है कि ये औद्योगिक लक्ष्य शायद उतने कड़े न हो जितने भारत के बड़े जलवायु लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी हो सकते हैं। आखिर में तो जैसा मैंने कहा, पूरी अर्थव्यवस्था में होने वाली कुल कमी ही बताएगी कि हमारी कोशिश असल में कितनी महत्वाकांक्षी है। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है कि भारत के कार्बन बाजार की कामयाबी का असली पैमाना अलग अलग सेक्टर के लक्ष्य नहीं है, नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका कुल असर क्या होता है वो है। बिल्कुल सही। और जो शुरुआती विश्लेषण है वो यही इशारा कर रहा है कि मौजूदा औद्योगिक लक्ष्य शायद देश के जो व्यापक जलवायु लक्ष्य हैं उनसे पूरी तरह मेल न खाते हों। इस पर और ध्यान देने की जरूरत होगी आगे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना? हाँ, कि भारत कैसे अपनी बड़ी जलवायु महत्वाकांक्षाओं और दूसरी तरफ अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों की जो जमीनी हकीकत हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बना पाएगा, ये देखना होगा।